हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और चलिए एक नए मुद्दे पर बात करते हैं। इस देश में 4 जून को लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। संपन्न होने का मतलब हम ये कह रहे हैं कि केवल वोटिंग होना नहीं, बल्कि उसका रिजल्ट 4 जून को आ गया। आप बखूबी हमसे ज़्यादा आप जानते हैं इस बारे में कि क्या रिजल्ट रहा। बस हम जो आपसे बात करना चाहते हैं वो 2-3 बातें हैं जो आपको समझना जरूरी है। इस देश में गठबंधन की जब सरकार बनती है तो कुछ मीडिया वाले, कुछ बौद्धिक वर्ग के लोग, नेतागण, किसी वर्ग विशेष के लोग गठबंधन सरकारों को एक नकारात्मक दृष्टि से दिखाने की कोशिश करते हैं। एक मीडिया का भी बहुत बड़ा वर्ग है जो ये कहता है कि गठबंधन की सरकारों से बड़ा दिक्कत होती है, आर्थिक विकास नहीं होता, सामाजिक विकास नहीं होता, राजनीतिक विकास नहीं होता। और इसी धारणा के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं आपके साथ। क्या यह धारणा सही है? क्या यह धारणा सही है? और इस धारणा को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सिद्धांत और व्यवहार में क्या अंतर होता है। सिद्धांत की बातें करना बहुत ही आसान है, राजनीति में खास करके सिद्धांत पर बात कर करके ही आज तक इस देश में गरीबी खत्म नहीं हुआ। सामाजिक न्याय जो मूल रूप से सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय का नारा केवल हम बात नहीं कर रहे हैं, सामाजिक न्याय मिलने की मैं बात कर रहा हूं। तो सिद्धांत केवल देना कि हाँ हम यहां पर ये लागू कर रहे हैं, हम ऐसा नारा दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े नारे हम दे रहे हैं, क्या उन नारों से जो समाज की मूलभूत समस्याएं रही हैं या हैं वो दूर हुआ क्या? 1947 के बाद, हम आजादी के बाद की बात कर रहे हैं। और एक व्यवहार की बात कि क्या व्यवहार में उसे लागू किया जाता है? क्या व्यवहार में उसे लागू किया जाता है? नारे देने के बाद, नारे गढ़ने के बाद साक्ष्य बिल्कुल अलग बात कहते हैं। साक्ष्य बिल्कुल इसके उलट बात कहता है कि सिद्धांत में यहां के राजनीतिज्ञों ने, राजनीतिक पार्टियों ने लोगों को केवल मूर्ख बनाया है। निश्चित तौर पे कुछ क्षेत्रों में विकास हुआ है, आर्थिक विकास हुआ है, लेकिन उस आर्थिक विकास में, सामाजिक विकास में, बाकी जिस तरह के भी आप विकास की बात करें, आपको यह देखना होगा कि जिन लोगों की बात हमेशा की गई, क्या उनकी बात हो पाई? उनके साथ न्याय हो पाया? उनका विकास हो पाया? और इसी कंटेक्स्ट में हमको यह समझना होगा कि गठबंधन की राजनीति के क्या निहितार्थ हैं, क्या धारणा है, और उस धारणा को जो इनकार करते हैं वो क्यों करते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं गठबंधन की व्यवस्था पर। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में संघवाद की बात की गई है, फेडरलिज्म की बात की गई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा भी है कि संघवाद यहाँ के मूल ढांचे का भाग है। और संघवाद जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है, संघवाद का ये मतलब होता है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। और हमको उसको इस रूप में समझना चाहिए, और समझते हम लोग हैं कि जो यहाँ के राज्य हैं वो संघ के मर्जी पर निर्भर करते हैं। इस रूप में हम समझते हैं कि अगर संघ चाहे, यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो उनको कभी भी खत्म कर सकती है, बना सकती है, क्रिएट कर सकती है, एबॉलिश कर सकती है, जैसा कि आपके संविधान में निहित है। और ये संघवाद की जो व्यापक धारणा है उसको जब हम समझते हैं, ये कानूनी धारणा है कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, बहुत सारे स्टेट्स को मिला के एक यूनियन बना है, केंद्र बना है। बहुत सारे स्टेट हैं, जो 28 स्टेट्स हैं आपके, उन सबको अगर कंबाइंड करें तो यूनियन बनता है। यूनियन के इच्छा पर निर्भर करते हैं राज्य, उनको कभी भी तोड़ा जा सकता है, बनाया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन यूनियन हमेशा सेंटर में बरकरार रहेगी। लेकिन व्यापक दृष्टि में अगर हम देखें, यहाँ के डाइवर्सिटी को देखें, यहाँ के डिफरेंट स्टेट्स के कल्चर को देखें, लैंग्वेज को देखें,
रिलीजियस डाइवर्सिटी को देखें, खान पान की डाइवर्सिटी को देखें, तो इस डाइवर्सिटी को मेंटेन तभी रखा जा सकता था जब उस लेवल पे जहां पर ये एग्जिस्ट करता है उसको उसी रूप में रिकॉग्नाइज किया जाए। तो कहने का मतलब भारत में कैसे है, 3 टायर गवर्नेंस है। एक है यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, और अब जो है पीआरआई इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। और इस कंटेक्स्ट में जब हम कोलिजन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि किसी एक सिंगल पार्टी को सरकार बनाने का नंबर जो 272 का टारगेट है लोकसभा में, वो पूरा नहीं हो रहा है और उसको बाकी पार्टियों से कोलैबोरेशन करके कोलिजन बना के, गठबंधन बना के सरकार बनाना होगा। जब ये सिचुएशन आता है तो जो छोटी छोटी पार्टियां होती है रीजनल लेवल पर, उनको जो बड़ी पार्टी होती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन उसको 272 नहीं अगर मिला है तो उसके साथ वो बार्गेनिंग करती है कि हमको ये अगर आप करेंगे, इस पॉलिसी को आप चालू लगाएंगे या लागू करेंगे, इस पॉलिसी को लागू नहीं करेंगे, मतलब उस पार्टी की जो नीति होती है, उसका जो मैनिफेस्टो होता है, उसका जो एजेंडा होता है, उसके हिसाब से वो लार्जेस्ट पार्टी से बार्गेन करती है और बार्गेनिंग करने के बाद सरकार बनती है। आप 1967 के बाद ये देख सकते हैं, जब से कांग्रेस का एक छत्र मोनोपोली जब टूटा तो धीरे धीरे राज्यों में कोलिजन गवर्नमेंट बननी शुरू हुई। बाद के दिनों में 89-90 के दिनों में, 77 के बाद भी आप कह सकते हैं, 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, वो भी कोलिजन गवर्नमेंट थी। कोलिजन गवर्नमेंट में जो राज्य सरकारें होती हैं, क्षेत्रीय दल होते हैं, उनका बार्गेनिंग पावर ज्यादा होता है। और ज्यादा अगर होता है तो यूनियन गवर्नमेंट जो होती है, जिसके पास मेजोरिटी नहीं है, जिस लार्जेस्ट पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं होता है, वह राज्यों की मांगों को मानता है, नहीं मानेगा तो सरकार गिर सकती है। कुछ पॉलिसी के मैटर्स पर भी, नीतियों के मसले पर भी केंद्र सरकार को झुकना पड़ता है, उसे राज्यों को पावर मिलता है ज्यादा। और इससे क्या होता है, आप ये बात समझिए कि कोलिजन गवर्नमेंट जब बनती है तो जो पॉलिसी मेकिंग होता है, पॉलिसी जो बनाया जाता है, वो ज्यादा लोकतांत्रिक हो जाता है, क्योंकि उसमें राज्यों का भी भागीदारी होता है। जो राज्य स्तर की पार्टियां होती हैं वो बार्गेनिंग करती हैं कि आप ये नीति नहीं लागू कर सकते, नहीं तो हम सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। और उसमें मजबूरी में केंद्र सरकार को, क्योंकि केंद्र ऑलरेडी मजबूत है, उसके पास सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, फिनेंशियल सोर्सेज, वो कंट्रोल करता है राज्यों को। नीति बनाने में कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं होती है अगर 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 फुल मेजोरिटी है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है किसी पार्टी के पास। ये आजादी के बाद से आप देख सकते हैं। तो जब जब कोलिजन गवर्नमेंट यहां रहा है, ये इतिहास है, ये फैक्ट है, आप उठा के देखिए कि जब जब इस देश में कोलिजन गवर्नमेंट रही है, गठबंधन की सरकार रही है, तब तब नीतिगत फैसले लोकतांत्रिक तरीके से लिए जाते रहे हैं। लेकिन जो कहते हैं कि नहीं, इस देश में किसी सिंगल पार्टी का वो होना चाहिए, स्टेबिलिटी ज्यादा जरूरी है, स्थिरता ज्यादा जरूरी है, उस हर समय में लोकतंत्र की हत्या हुई है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की हत्या हुई है, लोकतंत्र कमजोर हुआ है। जो लोकतांत्रिक तरीका होता है बातचीत करने का, कंसेंसस बनाने का, वो हमेशा कमजोर हुआ है। सत्ता का केंद्रीकरण ज्यादा हुआ है, जबकि लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण ज्यादा जरूरी है। यही नहीं, आपको यह भी समझने की जरूरत है कि जो कहते हैं कि सबसे ज्यादा स्थिरता जरूरी है, हम नहीं कहते कि स्थिरता जरूरी नहीं है, लेकिन उस स्थिरता की आड़ में, उस सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के आड़ में, केंद्रीकरण के आड़ में एजेंडा किसका चलता है, नीति किसके फैसले में लिए जाते हैं, नीतिगत फैसले किसके हित में लिए जाते हैं, क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। यहां केवल ये नहीं आपको देखना है कि लॉ एंड ऑर्डर खूब अच्छा हो गया तो लोगों के हित में है। लॉ एंड ऑर्डर होने से किसको फायदा हो रहा है, फैसले किसके हित में लिए जा रहे हैं।
और आप देखें कि जब जब केंद्रीयकरण इस देश में रहा है, जब जब सेंटर में केवल सिंगल पार्टी की मजबूत सरकार रही है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की, उस हर समय में केवल मुट्ठी भर लोगों के हित में फैसले लिए जाते रहे। जो भी फैसले हुए सडन हुए, कोई चर्चा नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं। राज्यों का हक खत्म होता गया, अपने मर्जी पर सरकारें चलती रही, जहां इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उस सरकार को गिरा दिया गया। ये एक पहलू है जिसमें लोकतंत्र कमजोर होता है। लोकतंत्र में केवल उसी का चलता है जब इस तरह की सरकारें होती हैं जहां पे एकदम एब्सोल्यूट पावर है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। वहां पे अपर क्लास, अपर कास्ट, जो रिच सेक्शन है, उसके हित में फैसले लिए जाते हैं आर्थिक विकास के नाम पर। उनका झुकाव, जो पार्टियां होती हैं उनका झुकाव, नाम, एक बात ध्यान और रखिएगा, नाम लिया जाएगा गरीबों का, नाम लिया जाएगा महिलाओं का, नाम लिया जाएगा दलितों का, नाम लिया जाएगा पिछड़ों का, लेकिन काम किसके लिए किया जाएगा? मुट्ठी भर लोगों के लिए। दूसरा उदाहरण आप देखिए, आप एनालाइज करिए। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा बात आप मानिए, आप एनालाइज कीजिए, एग्जामिन कीजिए, अंधभक्ति से नहीं, साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर आप इसको एनालाइज करिए और तब हमसे पूछिएगा कि हम क्या बोल रहे थे। दूसरा एग्जाम्पल, इस देश में जो भी बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, आप उठा के देख लीजिए, वह गठबंधन के सरकारों के समय लिए गए हैं। जब भारत में एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम सुधार, आर्थिक सुधार कहते हैं, कब लागू किया गया था? किसकी सरकार थी? गठबंधन की सरकार थी या एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार थी? और वो फैसला जो आज कहते हैं कि आर्थिक विकास में इंडिया अब तीसरे नंबर पर चला जाएगा, 5वें नंबर पर है, हम ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, किसके समय लिया गया था? याद है आपको? याद कीजिए, गठबंधन की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय लिया गया। क्या ये फैसला लोकतांत्रिक फैसला नहीं था? निश्चित तौर पर उसकी अलग आलोचना है कि वो जब लागू किया गया तो उसका नतीजा क्या हुआ, लेकिन फैसले तो गठबंधन की सरकारों ने लिया। सामाजिक न्याय की आप बात कर लीजिए, रिजर्वेशन किसने लागू किया? क्या उसमें रीजनल पार्टियों का हाथ नहीं था? क्या रामविलास पासवान का हाथ नहीं था? क्या लालू जी का हाथ नहीं था? शरद यादव का हाथ नहीं था? बीपी सिंह का हाथ नहीं था जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे? क्यों नहीं वो जो 1977 में मंडल कमीशन लागू किया गया, उसके रिपोर्ट को, जो यहां पे सरकारें रही कांग्रेस की, मजबूत सरकार, क्यों नहीं लागू की? वो क्यों लागू हुआ उस समय जब गठबंधन की सरकार थी? इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि इस देश में जो भी फैसले, अच्छे फैसले हुए हैं, वो गठबंधन के समय में हुए हैं, वो गठबंधन के समय में हुए हैं। और जो इस बार का मैंडेट आया है, 18वीं लोकसभा का जो मैंडेट आया है, इसमें थोड़ा गहराई से आप इस चीज को समझिए, गहराई से इस चीज को समझिए कि गठबंधन की सरकार कितनी जरूरी थी या कितनी जरूरी है। 2 टर्म एनडीए का रहा, लेकिन एनडीए के इस टर्म में एक पार्टी ब्रूट मेजोरिटी में थी, अपने तरीके से फैसले लिए। डिमोनेटाइजेशन का आप एग्जाम्पल देख लीजिए और बाकी पॉलिसी का एग्जाम्पल आप देख लीजिए। उसको डर नहीं था कि हम सत्ता से बेदखल हो सकते हैं, जैसी मर्जी, जो मर्जी किया उसका फैसला लिया गया, कोई डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, विपक्ष तो था ही नहीं। क्या इससे लोकतंत्र मजबूत हो रहा था? आप फैसले के अच्छाई और बुराई पर भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोकतांत्रिक देश की बात हम करते हैं तो लोकतांत्रिक देश में हर फैसले को लोकतांत्रिक तरीके से लेने की प्रक्रिया की भी हम बात करते हैं। इसमें पक्ष और विपक्ष जो है जन्मजात दुश्मन नहीं होता है एक दूसरे का, बल्कि सहभागी होते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से फैसले के हर बिंदु पर डिस्कशन होता है, लेकिन
क्या हो रहा था, ये समझना होगा आपको। और जब गठबंधन की सरकार होती है ना, तो केंद्र सरकार झुकी हुई रहती है। केंद्र सरकार झुकी रहती है कि कब हमारी सरकार चली जाएगी, और वैसे फैसले लिए जाते हैं जो लोगों के हक में होता है। लेकिन जब ब्रूट मेजोरिटी की सरकार होती है ना, और मैंडेट पाने के बाद वो पार्टियां उनके फेवर में ज्यादा डिसीजन लेती हैं। ये हम नहीं करें, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, आप आंकड़ा उठा के देखिए कि क्या हाल होता है। यही नहीं, दूसरे रूप में आप समझिए इसको। और जब गठबंधन की सरकारें होती हैं, तो इस गठबंधन की सरकार की वजह से जो पार्टियां किंग मेकर होती हैं, वो पॉलिसी को उन लोगों के फेवर में ट्रांसफर करा पाती हैं जो उनके कोर वोटर्स हैं। रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है। पावरफुल रीजनल पार्टियां जब कैबिनेट में शामिल होती हैं, तो पॉलिसी उस हिसाब से डिसाइड होता है। लेकिन गठबंधन की सरकार नहीं होने पे क्या होता है, आप बस दिखावे के लिए हमारे गठबंधन में हैं, लेकिन सारे फैसले एक पार्टी के अपने सोशल बेस, पॉलिटिकल बेस, उसका जो क्लास और कास्ट का नेचर है उसके हिसाब से लेती है। उसका चरित्र नहीं बदलता। नाम जरूर गरीबों का लिया जाता है ताकि उनका वोट लिया जा सके, लेकिन जब नीतियां बनती हैं तो उनके फेवर में बनाई जाती हैं जो उस पार्टी के कोर कहे जाते हैं। उनका मुद्दा भले वो होता है गरीबों के नाम पर पूरा मैनिफेस्टो बनाया जाए, लेकिन जब उसको लागू किया जाएगा तो उनके फेवर में लागू किया जाएगा जो उनके कोर सपोर्टर है। एजेंडा उनका नहीं बदलता। यहां एजेंडा बदलने की भी बात है, पॉलिसी मेकिंग में, नीति निर्माण में, कानून को लागू करने में। और ध्यान दीजिए दोस्तों कि जब गठबंधन की सरकारें रहती हैं तो लोकतांत्रिकरण तो होता ही है, साथ ही साथ में संघवाद की भावना मजबूत होती है। नारे जरूर दिए जाते हैं जो मजबूत सरकारें होती हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी की, कि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ला रहे हैं, लेकिन उस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में केंद्र जो होती है वो विपक्ष की सरकारों को टारगेट करता है। आपने देखा होगा। तो संघवाद कमजोर होता है मजबूत होने के बजाय। संघवाद का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, सत्ता का, पावर का, शक्ति का विकेंद्रीकरण, राज्यों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने की बात, उन्हें अपने तरीके से फैसले लेने का अधिकार, उनको ज्यादा से ज्यादा फंड देने का प्रावधान। ये कोलिजन गवर्नमेंट के समय ही संभव हो पाया है इस देश में। तो ये कहना कि फुल मेजोरिटी में जो सरकार रहेगी वो ऐसे करेगी वैसे करेगी, निश्चित तौर पर करती है, लेकिन मुट्ठी भर लोगों के फेवर में करती है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर कुछ मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है। नीति में कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं होती। इवन ये भी काफी लेखक लिखते हैं कि लोगों के नाम पर कुछ लोगों का पेट भरा जाता है, उनको आर्थिक विकास का नाम दिया जाता है, जबकि ये नहीं बताया जाता कि आर्थिक नीतियों से फायदा एक्चुअली किसका हो रहा है। क्या 1947 के बाद सारे पॉलिसी डिसीजंस हो रहे हैं, सारे कार्य हो रहे हैं भारत सरकार के, राज्य सरकारों के, लेकिन 1947 के बाद आज तक गरीबी नहीं खत्म हुई। कौन दोषी है इसका? मेजोरिटी की सरकारें यहां रही ना, कोलिजन गवर्नमेंट भी रही, वो भी दोषी हैं इसके, लेकिन आज तक खत्म नहीं हुई। बड़ी संख्या में आज भी अनपढ़ लोग हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं अभी शिक्षित नहीं हो पाई हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लेकिन नाम बात किसकी होती है? गरीबों की। और गरीबों के नाम पर लखपति और अरबपति खरबपति कौन बन रहा है, ये आपको समझने की जरूरत है, ये आपको जानने की जरूरत है। ये मैंडेट जो आया है 18वीं लोकसभा का, ये बहुत सारी चीजों को बताता है, अंतर विरोधों को बताता है कि कौन लोग, किस सेक्शन के लोग किस पार्टी को सपोर्ट किए हैं।
किन लोगों ने लोकतंत्र के फेवर में वोट किया है, किनको संविधान से ज्यादा फायदा है, किनको संविधान को खत्म करने से फायदा है, किनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाली सरकार से फायदा है और किनको गठबंधन की सरकार से फायदा है। और ये गठबंधन की सरकार और जो फुल मेजोरिटी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के द्वारा फुल मेजोरिटी की सरकार का जो विचारधारा है, इसको समझिए। जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी की विचारधारा की बात करता है ना, वो मुट्ठी भर लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। आप उसके चाल चरित्र को समझिए। उसकी एक वर्गीय चरित्र है जो इस बात का सपोर्ट करता है। और वो लोग जो गठबंधन की सरकारों का सपोर्ट करते हैं, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाले लोग हैं, संविधान की सर्वोच्चता में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो वंचित तबके के लोग हैं जो गठबंधन की सरकारों की बात करते हैं। लेकिन जो इसके विपरीत बात कर रहा है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी का एक नेता के आसपास जो बात कर रहा है, व्यक्ति पूजा की अगर वो बात कर रहा है, तो समझ लीजिए कि उसका वर्गीय चरित्र क्या है। और ये वर्गीय चरित्र से तय होता है कि कौन व्यक्ति किस तरह के सरकार का समर्थन कर रहा है। ये आपको समझना होगा, ये जानना होगा कि किसका क्या वर्गीय चरित्र है और किस वजह से इस तरह के सरकार को सपोर्ट कर रहा है। तो जो चाहेगा कि यहां पर एकदम केंद्र में मजबूत सरकार बने, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बने किसी सिंगल पार्टी द्वारा, वो निश्चित तौर पर उसका एक अपना वर्गीय चरित्र है, अपना एजेंडा है। और दूसरी तरफ जो गठबंधन के सरकार वाले लोग हैं, वो निश्चित तौर पर लोकतांत्रिकरण की बात करेंगे, संघवाद की बात करेंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे, लोगों को न्याय देने की बात करेंगे, लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे। तो ये जो डिवाइड है ना, ये डिवाइड विचारधारा की डिवाइड है। जिसकी जो विचारधारा होगी उसी हिसाब से वो बात करेगा सरकार के, किस तरह की सरकार वो चाहता है। ये बात आपको समझने की जरूरत है। तो इसी के साथ दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ पाएंगे कि गठबंधन की सरकार क्यों जरूरी है, या जो गठबंधन वाली सरकार नहीं होती है वो किनके द्वारा इसको कहा जाता है, क्या उनका वर्गीय चरित्र है, ये समझना बहुत जरूरी है। और इस संदर्भ में हम उम्मीद करेंगे कि अभी जो सरकार बनी है उसमें साफ साफ ये अंतर विरोध झलक रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है उनको किन लोगों ने सपोर्ट किया है और जो एनडीए गठबंधन है उसको किन लोगों ने सपोर्ट किया है। कौन लोग हैं जो इस देश में केवल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की सरकार चाहते हैं और कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि गठबंधन की कमजोर सरकार केंद्र में हो। ये आपको समझना होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। और उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को और शेयर करेंगे लोगों के बीच। एक डिबेट और डिस्कशन इस पर शुरू हो कि गठबंधन की सरकार जरूरी है या ब्रूट मेजोरिटी की सरकार जरूरी है केंद्र में, और कैसे ये देश और लोकतांत्रिक बने, ये कैसे देश और कानून के शासन वाला देश बने, कैसे संघवाद मजबूत। और जब तक संघवाद नहीं मजबूत होगा, यहाँ की विभिन्न जो डाइवर्सिटियाँ, जो यहाँ की डाइवर्सिटी है, लोगों का रहने का, खाने का, पीने का, बोलने का जो तरीका है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। इसके लिए संघवादी व्यवस्था, कोलिजन गवर्नमेंट हमारे हिसाब से हम मानते हैं कि होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप देखें जो बड़े बड़े डिसीजन यहाँ हुए हैं वो कोलिजन गवर्नमेंट ने लिया है। कोलिजन गवर्नमेंट ठीक है या ब्रूट मेजोरिटी वाली सरकार ठीक है, ये हमें डिस्कस करना चाहिए, हमें डिबेट करना चाहिए, हमें इस पर बहस करना चाहिए। तो इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।